आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी और ज़र्रार खोड़ो। हकीकी आज़ादी मार्च, शहीद अरशद शरीफ मार्च या लॉन्ग मार्च, कुछ भी कह लें, इसलिए कि जब से लाहौर से चला है ये मार्च, ये तकरीबन हर 1.5 दिन बाद नाम बदलता रहता है। साथ ही साथ खान साहब की हिकमत अमली भी बदल जाती है। कहीं अचानक वो रुक जाते हैं, कहीं वो किसी बड़े शहर से बाहर क़याम करते हैं, कभी वो लाहौर आ जाते हैं, कभी वहीं रहना पसंद करते हैं। तो एक ज़िग ज़ैग वो जो एक होता है ना कि जी जो अटैकिंग फ़ोर्स होती है उसमें सरप्राइज़ एलिमेंट कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो हस्बे मामूल खान साहब जिस चीज़ के मास्टर हैं वो ये है कि मुल्की एजेंडा सुबह जैसे स्टॉक मार्केट में रेट निकलता है उसी तरह मुल्की एजेंडा जो है उसका रेट खान साहब निकालते हैं रोज़ाना। और बहुत अरसे से जब से वो साबिक़ वज़ीर आज़म हुए हैं रोज़ाना यही हो रहा है। बाकी लोग उसी पे फिर बोली लगाते हैं। दिन भर सियासी हिस्स का शेयर्स का कारोबार होता है और शाम को खान साहब जो हैं वही बंद करते हैं। अच्छा, ये जो है हुकूमत का जहाँ तक मसला है वो बहुत उतावली, उसे बहुत जल्दी है कि यार जो होना है जल्दी से हो जाए, जान छूटे। कामयाब होता है, नाकाम होता है, बस ये जल्दी से हो जाए, इसलिए कि डेडलॉक की तरफ चीज़ें जो हैं वो कहीं ना चली जाएं। वैसे भी हुस्न इत्तफाक है कि 2014 में जब लॉन्ग मार्च हुआ था तब भी चाइना के सदर यहाँ आ रहे थे और अब शहबाज शरीफ बीजिंग जा रहे हैं। वो इस वक्त सोच रहे होंगे जाऊं कि ना जाऊं, रुक जाऊं, थोड़ा मुख्तसर कर दूं, क्या करूं। तो वो भी पंजों के बल खड़े हुए हैं बाकी रियासती इदारों की तरह। इमरान खान को कोई जल्दी नहीं है, इसलिए कि उन्होंने शायद पिछले लॉन्ग मार्च जो था उसके दौरान जो उन्हें वक्त मिला उसमें कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ ली कि कछुआ जो है वो अपनी स्लो रफ्तार के बहरहाल रेस जीतने में खरगोश से कामयाब हो गया। तो अब ये है कि वो रोज़ाना स्लो डाउन करते जा रहे हैं। इससे दो फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो ये है कि रियासती इदारे पंजों के बल खड़े हुए हैं, गुफ्तगू का पस पर्दा बकौल परवेज़ इलाही सिलसिला भी जारी है। दूसरे ये है कि जो मैस मोबिलाइजेशन है वो अपने पेस पे होती जा रही है। लिहाजा जो इनिशियल शेड्यूल था कि जी इस्लामाबाद में हम जुमे को 4 तारीख को 4 नवंबर को दाखिल होंगे, अब खान साहब ने ख़ुद कह दिया है कि 8 या 9 नवंबर तक भी बात जा सकती है। यानी तब तक राना सनाउल्लाह समेत सब जो हैं अपनी एड़ियों के बल पे खड़े रहेंगे। अच्छा, दूसरा जो मसला ये है कि इसमें आखिर कितने लोग शामिल हैं और कहाँ से कितनी तादाद के लोग जो हैं शामिल हो रहे हैं, इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं है। आज ही नवाज शरीफ का एक नवाज शरीफ साहब बड़े गुस्से में आज। हाँ। आज उनकी कोई 3 ट्वीट्स आई हैं। उन्होंने कहा है कि जी जिसने कहा था कि 10 लाख इकट्ठा करने के दावा जिसने किया था उसने तो मतलब 2000 भी बंदे भी नहीं किया। और मैंने बता दिया है शहबाज शरीफ को, वज़ीर आज़म को, मैंने बता दिया है वज़ीर आज़म को कि वो 2000 बंदे लाए या 20,000 बंदे लाए, तूने डट के खड़े होना। नहीं तो लंदन में बैठ के इतना बेचैन होने की क्या जरूरत है? टेंशन तो होती है, हैंडल करने दें यहाँ की सबको चीज़ों को। अच्छा, दिखाना होता है ना कि अच्छा, तो अच्छा यही सवाल ज़ाहिर है कि हम जैसे जो मुखबचे सहाफ़ी हैं उनके जहनों में भी तादाद कितनी है। PTI के 2 इस मामले में डेफिनेशंस हैं। एक तो ये कि रिवायती लॉन्ग मार्च नहीं है, अब ये है कि ये इसे डिवाइड किया गया है कि जिस जिस शहर से गुज़रता है उसके कुछ लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, जिन्हें इस्लामाबाद तक जाना होता है कुछ वहीं क़याम कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जी पहले काफ़िले एक जगह पे जमा होंगे तो फिर एक कोई 100 मील का जो लॉन्ग मार्च है वो शुरू होगा जैसे माजी में होता रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्ट्रेटजी जो है कितनी कामयाब या नाकाम है, इस बारे में हमने अपने रिपोर्टर जो थे उमर फारूक, उनसे कि भैया कितने आदमी थे या कितने आदमी हैं। एक और बहुत जो मामला आजकल ज़ेरे बहस आ रहा है जब से ये लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ है, और वो ये है कि इस लॉन्ग मार्च में आखिर लोग कितने हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है इस लॉन्ग मार्च को समझने का वो ये है कि ये पूरे मुल्क से इमरान खान ने कॉल लाहौर से शुरू होने के लिए नहीं दी थी।
बल्कि लाहौर में जो उन्होंने आगाज़ किया इस लॉन्ग मार्च का, उसमें जो करीबी अजला थे, जिनमें कसूर था, ओकाड़ा था, साहिवाल के कुछ लोग थे और इस किस्म के जो डिस्ट्रिक्ट हैं एडजॉइनिंग लाहौर के, वहाँ से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ऑब्वियसली लाहौर की आवाम ने किया। कुछ लोग लाहौर से जो चले थे वो अब भी हमें इस लॉन्ग मार्च में चौथे रोज़ तक नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो लाहौर में आए थे, उन्होंने इमरान खान का खिताब सुना था, वो वापस भी चले गए थे घरों को। तो ये पूरे मुल्क की कॉल नहीं है जो लाहौर से उन्होंने आगाज़ किया था लॉन्ग मार्च का। अलबत्ता जैसे जैसे वो गुज़रते जा रहे हैं GT रोड से, तो मुख्तलिफ़ सिचुएशन जो हैं वो डेवलप होती हैं और सिचुएशन जो हैं वो इस तरीके से डेवलप होती हैं कि जैसे मुरीद के की मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि मुरीद के से जब आगाज़ किया इमरान खान ने अपनी लॉन्ग मार्च का गुज़श्ता रोज़, तो वहाँ पर जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें नारोवाल है और शकरगढ़ है और दीगर इलाके हैं, वहाँ से एक मैसिव क्राउड देखने में आया जिसने लॉन्ग मार्च को ज्वाइन किया और लॉन्ग मार्च का वो हिस्सा बने। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो है मुकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स आते हैं जहाँ पर इमरान खान का इस्तकबाल होता है और खुरतपाक इस्तकबाल हमने देखा है। ऐसा भी नहीं है कि हर इस्तकबालिया कैंप पे बहुत ज़्यादा तादाद हो लोगों की, लेकिन ये वेरी करती है फ्राम पॉइंट टू पॉइंट। यार ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको पता है जब से मार्च शुरू हुआ है, सिर्फ इस मार्च नहीं, पिछली मार्च जो भी जलसा होता है तो सब बैठ के ना पिक्चर लेके गिनती शुरू कर देते हैं कि सर इतने बंदे हैं। अच्छा फिर ज़ाहिर का ऑपोजिशन नहीं, हुकूमत कहती है वो तो बंदे ही नहीं गैदर हुए। अच्छा फिर उनके साथ जो मुंसलिक सहाफ़ी हैं वो भी हमेशा हुकूमत का बयानिया यही होगा, हमेशा अपोजिशन का बयानिया दूसरा होगा। का बयानिया ये है। इट डजंट मैटर इस वक्त पर कि गुजरावाला में कितने बंदे थे या लिबर्टी चौक में कितने बंदे थे, एक ही चीज मैटर करती है कि इस्लामाबाद कितने बंदे पहुंचेंगे और वो कब तक वहां पर ज़ीर होंगे। अच्छा मुझे जो लग रहा है कि एक तरह से विन विन सिचुएशन है खान साहब के लिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इस वक्त देखें ये कहना कि दिस इज खान वर्सेस द गवर्नमेंट, ये बच्चों वाली बातें हैं। ये है खान वर्सेस अंपायर्स, राइट, क्लियरली। और गवर्नमेंट इस क्रिकेट मैच में वो चीयर लीडर है, जैसे वो IPL वगैरह नहीं होते बॉम्ब्स के साथ। नहीं, खान बिस्ते भी करता रहता है कि यार तुम कौन हो, तुमसे क्या बात करूं? अच्छा बात भी सही है, तू है कौन तू है कौन, राइट। वो अब तो खुल के चीजें सामने है ना, फ्रंट पे है ना। देयर इज नो, हमें भी मतलब ये अशरफ गनी हुकूमत समझते हैं उसे ना, ये बेसिकली अशरफ गनी। हमने मुज़ाकरात करने हैं तो अमेरिका के साथ, ठीक है, जो एनीवे। तो पॉइंट इज कि देखें अब अगेन थोड़ी सी आगे की स्पेकुलेशन की बात है। चलो ये इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, ठीक है, और उनका मुतालबा, मतलब एक मुतालबा चेंज होता रहता है कि हमें अर्ली इलेक्शंस चाहिए, हमें इंतखाबात चाहिए। अगर नहीं भी होते, जो मेरा ख्याल है कि 90% चांसेस तो है कि हुकूमत ने पीछे नहीं हटना, राइट, अगले साल ही होंगे। अगले साल भी हो जाए तो क्या होता है, खान साहब को कोई नुकसान तो नहीं है ना। क्योंकि देखिए इस फिर ये जो पूरी जो ड्राइव है, इसको आप देखें कि ये वोटर मोबिलाइजेशन कैंपेन है। आपने अपने सपोर्टर्स की बैटरी को 99% चार्ज रखना है और आपने रखना है अगले इंतखाबात तक। चूल्हा ठंडा नहीं होना चाहिए, चूल्हा ठंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे तो देगे चढ़ी हुई है चूल्हे पे ना। और अगेन अब दूसरी बात है कि जिस तरह लहर चल रही है इनकी, पहली बाई इलेक्शन देखी, अभी आपने खुर्रम की भी बाई इलेक्शन देखी, चले वो उनके अपने सूबे का ही थी, हम उसको कह सकते हैं कि सही है। पब्लिक मोमेंटम और पब्लिक सपोर्ट बज़ाहिर खान साहब के पास है। अब किसी का अगर ये ख्याल है कि अगर लॉन्ग मार्च वो मकासद नहीं हासिल कर सकती जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्शन हो, तो ये फुस हो जाएगा, ये फेल हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल। कोई इतना मुश्किल नहीं होगा उनके लिए कि इस मुहिम को, इसको एक मुहिम में तब्दील करें जो अप्रैल से कामयाबी से करते आ रहे हैं, और इसको अगली इलेक्शन तक मोमेंटम रखा जाए। क्योंकि जिस तरह ये कनेक्ट कर रहे हैं वोटर्स के साथ ऑन दिस मार्च, और जिस तरह खास तौर पर जो नए वोटर्स हैं, नौजवान, उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यार 70 ईयर्स ओल्ड, एज की बुनियाद पे कनेक्ट नहीं कर रहे, जबान और लहजे की बात पे कनेक्ट कर रहे हैं। उनके अंदर जो बिल्ट अप फ्रस्ट्रेशन है उसका एक टारगेट आपने। अच्छा दूसरी बात ये कि तुमने जो कहा ना कि लॉन्ग मार्च नाकाम या नाकाम, मेरे हिसाब से कोई भी तहरीक नाकाम हो ही नहीं सकती। अब जैसे सैलाब है, वो जब आता है ज़रूरी नहीं कि आपका घर गिर जाए, लेकिन उसकी दीवार ज़रूर कमज़ोर हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर जब वो आएगा उतना ही पानी तो आपकी दीवार गिर जाएगी। तो इस तरह की जो तहरीकें हैं वो सिस्टम को से टकरा टकरा के उसे कमज़ोर कर सकती हैं। और फिर एक तहरीक ऐसी आती है कि वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह जो है, तो मेरे ख्याल में कोई चीज़ नाकाम नहीं होती। ये तो ठीक है कि खान साहब ने बार बार कहा है कि 1 पॉइंट एजेंडा है इलेक्शन, लेकिन हम जानते हैं कि असल में 1 पॉइंट एजेंडा है
आर्मी चीफ की तैनाती। ओके, ठीक है ना। तो वरना बेसब्री तो यही है ना कि जी मुझे फ़ौरन करना है, मुझे नवंबर से पहले करना है, मुझे इसको स्लो मोशन में लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? क्योंकि मुझे नेगोशिएशन करनी है, मुझे दबाव डालना है। तो ये तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, है ना। मतलब लेकिन अगर वो डिले नहीं होता प्रोसेस आर्मी चीफ की तैनाती का, तो इसका मतलब है कि ये नाकाम है। मैं तो एक्चुअली ये सोच रहा था कि ये गवर्नमेंट अपनी कोशिश कर रही है, और उन्होंने उस दिन कहा कि जी हमने कमेटी भी बना दी है मिनिस्टर्स की, आएँ बात करें जो भी कुछ है। और रोज़ खान साहब गरज भी रहे हैं, बरस भी रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि जी कि ये चौकीदार न्यूट्रल नहीं हो सकता क्योंकि उसे तनख्वाह हम किस बात की देते हैं। तो वो तनख्वाह तो सब देते हैं ना सर। अभी वो ऑफेंसिव पे चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया अगले चंद दिन में कि हम आर्मी चीफ अनाउंस कर देते हैं, तो खत्म हो जाएगी ना बात। नहीं, क्या खत्म कैसे होगी जी? अगेन बिकॉज मैं जिस तरह देख रहा हूँ कि जो भी आर्मी चीफ आए वो ये देख तो रहा है ना कि क्या प्रेशर हुआ है, और वो ये भी देख रहा है कि आउटगोइंग आर्मी चीफ के साथ सोशल मीडिया और इन तरह की चीजों पे क्या हाल हुआ है। तो एक तरह से एक वार्निंग शॉट तो है ना कि जो भी आएगा, अगर हमारे खिलाफ काम लिया, या फॉर एग्जांपल अगर मिनिमल एजेंडे पे भी आ जाए कि जी आपने इतना इंश्योर करना है कि अगली इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो, और अगर अगली इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो, बजाहिर लगता है कि खान साहब ठीक ठाक नहीं, मैं 2/3 की बात नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च इस्लाम से पहले फ़र्ज़ करें आर्मी चीफ का ऐलान हो जाता है कि जी फलां जनरल साहब जो है आर्मी चीफ होंगे, तो इसका मतलब है कि खान साहब का एक बकौल आपके जो एक था कि जी थर्स्ट, वो तो गिर गया, वो खत्म हो गया। अब आगे सिर्फ एक एजेंडा है कि जो फिर उनका इंटरेस्ट पता है क्या होगा? क्या? कि नया आर्मी चीफ न्यूट्रल रहे। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। देखिए मेरा तो ख्याल है, अगेन आई अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि एक जो एस्पेक्ट है इस पूरी लॉन्ग मार्च का, वो यही है कि जो भी आर्मी चीफ आए वो न्यूट्रल हो, क्योंकि वो ये देख रहे हैं सिवाय इनके, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी आए, वो तो वही तय करेंगे। वो तो हमेशा वही तय करते हैं, वही तय करेंगे कि मुझे न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रलिटी वैलिड हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि जो भी आर्मी चीफ आए वो शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा एट दिस स्टेज। मेरा ये ख्याल, चीफ ही होता है, चीफ ही होता है और अपने इदारे का होता है। तो ये जो हम जिस कारवान की बात कर रहे हैं, इसमें चंद दिन पहले काफ़ी हादसा भी हुआ। सहाफ़ी सदफ नईम इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च की कवरेज कर रही थी। उनके कंटेनर के नीचे वो आ गई। उनकी हलाकत पर काफ़ी सियासी और समाजी हलकों ने अफसोस का इजहार किया है। ख़ुद इमरान खान साहब भी उनके घर गए अफसोस करने के लिए। वफाकी हुकूमत ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई है ये देखने के लिए कि ये हादसा था, इसमें किसी की गफलत थी। लेकिन उनके शौहर ने आज लिख कर दे दिया कि वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि बकौल उनके ये एक हादसा था। पंजाब हुकूमत ने भी मुआवजा दिया है और उनके वरसा को मुलाजमतें देने की भी बात की है। 25 लाख का चेक दिया, 25 लाख का चेक दिया। और वफाक ने भी मेरा बेटी और शौहर को भी मुलाजमत देने का किया है। और ना सिर्फ वफाक ने कमेटी बनाई है बल्कि सूबाई हुकूमत ने भी कमेटी बना दी है, और दोनों अलग अलग ट्रैक पर हैं। हाँ, उसकी वजह यह कि वफाक ने एक लाइन ली है। उन्होंने कहा है कि इनके जो शौहर हैं इनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके स्टेटमेंट लिया गया है कि वो आगे परसू नहीं करेंगे इस केस को। और जो उनका है सीधा सीधा उनका बयान है कि जी ये चूँकि एक मैं इसे हादसा समझता हूँ इसलिए कि वो ड्यूटी पे थी और मैं इसको परसू नहीं कर रहा। तो जैसे हम देखते आए हैं, इस पे भी सियासत खेलने की कोशिश की जा रही है। कोई इस तरह का वाक़या होता है तो सियासी लोग उसमें अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ हैं अमरीन फातिमा, लाहौर की रिपोर्टर हैं, समाजी इश्यूज़ पे लिखती रही हैं। आप सदफ नईम को जानती थी, उनके साथ आपने काम किया था। आपकी उनसे जो आखिरी दिनों में जो मुलाकातें रहीं, तो क्या आप बताना पसंद करेंगी उनके बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सदफ जो थी बहुत ही कमिटेड थी, बहुत ही पैशनेट थी। वो जैसे कोई मज़दूर काम करता है ना, हमें ये कहना चाहिए कि मज़दूर सहाफ़ी थी। उनको एक असाइनमेंट में वो मौजूद होती थी, दूसरी पर जाने की उनको पड़ी होती थी। और मुझे याद है कि फिल्म चक्कर आई थी, ये कोई मेरा ख्याल है ईद उल फितर के करीब आई थी, ईद उल फितर पे रिलीज़ हुई थी। उससे कोई 10 दिन पहले इनकी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए, तो मेरा ख्याल है वहाँ पर हमें कोई 10 बज गए। तो मुझे कहती हैं कि आप 11:30 बजे उधर चक्कर पे जा रही हैं। मैंने कहा वो तो डिफेंस और फेज़ 6 और फेज़ 5 में निदा यासिर लोगों ने रखी हुई थी। तो मैंने कहा इस वक्त आप जाओगे? कहती मेरी ड्यूटी लगी हुई है।
तो मैंने कहा मतलब आप इतना नाइट में तो ना काम किया करें ना। तो कहने लगी नहीं कि अगर मैं काम नहीं करूंगी मेरा नाम कैसे बनेगा। तो मैं बड़ी हैरान हुई, और उसके अलावा भी उन्होंने हमेशा ही बहुत ज्यादा हैरान किया हमें। जब मैं 2005 में जर्नलिज्म में आई थी, तो मैं जब इवेंट्स की कवरेज पे जाती थी तो मैं सदफ को हर जगह ही देखती थी। अब मुझे होता था कि ये लड़की देखें, सदफ जिन वर्किंग कंडीशंस में काम कर रही थी वो इंतहाई पैथेटिक थी। सदफ क्या, जितनी भी खवातीन कर रही हैं, ठीक है। तो होता ये था कि कोई पॉलिटिकल इवेंट है, सदफ मौजूद है। शोबिस का इवेंट है, सदफ मौजूद है। वुमेन एजुकेशन या कॉमर्स कोई भी इवेंट है, सदफ को वहां पे भेजा जाता था। तो आखिरी दिनों का यही है कि मतलब उन्होंने मुझे कुछ कॉल की और कहा कि हमारे इदारे को आप ज्वाइन कर लें, और ये वो। तो मैंने उन्हें माजरत की। तो जब मुझे लास्ट टाइम चंद दिन पहले मिली तो बड़ा गिला किया कि अमरीन तुम मेरे साथ काम कर लेती तो क्या था। मैंने कहा तुम्हारे साथ काम करने मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, लेकिन मैं जहां पर हूँ मैं बहुत सेट हूँ। बहरहाल इस तरह की कोई बात हुई। तो सदफ को हमने बहुत ज्यादा पैशनेट होके काम करते देखा। देखें, इमरान खान साहब आज जो उनकी वालदा के घर गए हैं अफसोस करने के लिए, अगर कल ये सॉर्ट दे देते सदफ को तो आज इमरान खान साहब को इनके घर नहीं आना पड़ता। दूसरी बात यह, धक्का दिया है या नहीं दिया है, जितने भी उनके साथ उस वक्त 3-4 रिपोर्टर्स थे वो ऐनी शाहिद हैं इस सारे वाकये के। वो बताते हैं कि जी उन्होंने कंटेनर पे चढ़ने की कोशिश की और शायद उन्होंने वो पकड़ भी लिया था उसके डोर को या जो भी, तो गार्ड ने उसको धक्का दिया, वो अपना बैलेंस नहीं रख पाई और नीचे गिरी है और वो मतलब शहीद हो गई। इसकी अभी तो ये इंक्वायरी होगी, बात सामने आएगी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे मुल्क में इवन मर्द सहाफ़ियों के लिए सहाफ़त करना बड़ा चैलेंज है। ख़वातीन, और वो स्पेशली जब हुजूम में जाती हैं, हमने देखा है कि इन जलसों में क्या क्या बैनर्स लोग लेके खड़े होते हैं नामवर एंकर्स के लिए। तो वहाँ पे जाना, ये काम करना, आपको कितनी मुश्किलात इसमें पेश आती हैं? ख़वातीन रिपोर्टर्स के जो मसाइल हैं क्राउड में रिपोर्टिंग करने के या ओवरऑल, वो मर्दों से कितने मुख्तलिफ हैं और क्या हैं? हम इंटरेस्टेड हैं जानने में। सबसे पहले तो ये है कि ख़वातीन को ना आज तक अच्छे से, मतलब एक जैसे रिपोर्टर, प्रॉपर रिपोर्टर होता है ना, वो समझा ही नहीं गया कभी। उन्हें रिपोर्टर के तौर पर रख लिया जाता है, लेकिन क्या होता है, देखें, हर मर्द की कोई ना कोई बीट होती है। किसी के पास सियासी जमातें हैं, किसी के पास कोई वो कर रहा है इस्लामी साइड कर रहा है, ठीक है ना, वो दीगर वो होती हैं। तो खवातीन के साथ क्या किया जाता है, अच्छा आज ये जो है वो सहाफ़ी गैर हाजिर है या वो किसी और जगह गए हुए, आज आप ये इवेंट कर लें, आज आप वो इवेंट कर लें। यानी किसी एक फील्ड के लिए उसको जो है ना, जिस तरह मर्दों के पास बीट होती है खवातीन के पास कोई नहीं होती। उनको सॉरी टू से रेलू कट्टा बनाया होता है, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, ठीक है ना। कोई फैसिलिटीज होती हैं जाने आने की। सदफ बेचारी, अभी कल मुझे एक रिपोर्टर बता रहे थे जिन्होंने उसको लास्ट टाइम देखा, वो कहते कि हम आगे निकल गए, वो पीछे थी, वो अपने मोबाइल पे कुछ ना ऐसे किसी को मैसेज करी होगी या जो भी करी होगी। तो कहते मैंने उसे देखा तो मैं बड़ा वो हुआ कि पैदल वो चलकर जो है ना वो आ रही थी। तो वो लिफ्ट लेकर बेचारी जाती आती थी, इदारे से उसको तनख्वाहें नहीं मिलती थी, कितनी सैलरीज उसकी पेंडिंग थी। सदफ ने डिसाइड कर लिया हुआ था कि वो अब काम नहीं करेगी, वो घर में बैठ गई। मैं कहती हूँ मेरा कलेजा फट गया, मैं 2 बच्चों की खुद माँ हूँ। जब उनकी वालदा ने कहा कि मुझे इसने आटा मंगवा कर सदफ ने घर में रखा और कहा कि अब मैं अपने बच्चों को खुद आटा रोटी बनाकर दिया करूंगी। तो मुझे इतनी तकलीफ हुई जब उनके पास ना कुछ थे वो फोटोकॉपीज ना डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी एक लड़की, जिसमें था वो मुर्दे के लिए कुछ ना दुआएं पढ़ने के लिए दी जाती हैं। आप यकीन करें उनकी अम्मी ने उसको देख के जैसे वो रोई, वो कहने लगी हाय मेरी सदफ, ऐसे उन्होंने कलेजे पे ऐसे सीने पे अपने हाथ। अमरीन, आपने जो लास्ट जुमला कहा था वो ये था कि जाहिर है कि बेपना मसाइल हैं। अच्छा, कुछ मसाइल मैं गिनवा देता हूँ। जैसे ग्रुप इंश्योरेंस है, कागज़ पे तो होती है, ना मर्द सहाफ़ियों को मिलते देखी है ना ख़वातीन को मिलते देखी है। अच्छा, सेफ्टी ट्रेनिंग ना मर्द सहाफ़ियों को देते हैं चैनल्स और अखबारात, ना ख़वातीन सहाफ़ियों को देते हैं। छुट्टी की सहूलत ना मर्दों को मिलती है ना ख़वातीन को मिलती है, बल्कि छुट्टी को एक लग्जरी और एक प्रिविलेज के तौर पे समझाया जाता है। औकात कार अनप्रेडिक्टेबल मर्दों के लिए तो हैं ही, लेकिन ये जो ख़वातीन रिपोर्टर हैं और हमने जो सदफ़ के बारे में सुना है उनके भी 24 घंटे की रिपोर्टर, हफ्ते के 7 दिन की रिपोर्टर।
तो ये तो हो गए मुश्तरका मसाइल जो भी ख़वातीन और मर्द सहाफ़ी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इदारे के अंदर और इदारे के बाहर जो ख़ास एक तरह के मसाइल होते हैं जिनसे रोज़ाना नबरदाज़मा होना पड़ता है ख़वातीन सहाफ़ियों बिलखुसूस रिपोर्टर्स को, वो क्या हैं और उनका कहीं कोई हल कभी किसी ने सोचा है या नहीं? 1 2 3 4। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा जो इशू है ना ख़वातीन के लिए, वो है सदफ़ बेचारी जो थी, उनके पास अपनी कोई पर्सनल मतलब ज़ाती जिसे कन्वेंस कहते हैं ना, वो नहीं थी बेचारी। कभी वो अच्छा, सदफ़ को छोड़ दें, सदफ़ को छोड़ दें, अब आप ख़वातीन जो सहाफ़ी और रिपोर्टर्स हैं उनकी बात करें। मैं वही बात करी, सबसे बड़ा जो इशू है वो ट्रांसपोर्टेशन का है। फिर जो हालात होते हैं बाहर के जहाँ पर हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं वो इतने साजगार नहीं होते हैं। हैरेसमेंट तो जी बिल्कुल होती है। लेकिन देखिए, जब ख़वातीन घर से निकलती हैं ना, तो उनको पता होता है कि हमको अपने बच्चों के लिए कमाना है या अपने घर के जो अफ़राद हैं उनकी कफ़ालत करनी है। बहुत सारी चीज़ें उनको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उन पे ख़ामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। ठीक है ना? मुझे एक चीज़ का बहुत गिला है कि ये कह रहे हैं कि जी हमने फलाँ को कहा और सदफ़ के घर वालों को पैसे मिल गए। सहाफ़ती तंज़ीमें उस वक़्त कहाँ होती हैं जब उनसे ये कहा जाता है, मुतालबा किया जाता है, एहतजाज किया जाता है और कहा जाता है कि जी हमारी इतने महीनों की सैलरी पेंडिंग है। उस वक़्त तो ये लोग कुछ करते नहीं, सोए रहते हैं। जिस वक़्त कोई भी जो सहाफ़ी है वो अपनी जान दे बैठता है, उस वक़्त ये जो हैं वो गरम हो जाते हैं, हम 5 लाख ले देंगे, हम 10 लाख दे देंगे या ले देंगे। भई ये 5-10 लाख लेने के लिए या चंद लाख अच्छा, लेने के अम्बरीन हर वक्त कितना प्रेशर होता है कि आप कुछ भी करें, आपको खबर लानी है, आपको इंटरव्यू लाना है, और वो जो कहावत है कि कोई खबर किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं होती, उसका किस कदर एहतराम होता है इन इदारों में? नहीं, कोई नहीं होता। मेरी बात सुने, आप कहेंगे कि सदफ़ की इस वक़्त बात कर रही हैं। आपकी बात से ही बात मैं जोड़ना चाहूँगी कि उन्हीं के चैनल पे ये खबर चली कि उन्हें धक्का नहीं दिया गया। तो कितना एहतराम किया उन्होंने। वो बेचारी घर पे छोड़ के बैठ चुकी हुई थी, वहीं के एक एग्ज़ेक्टिव पोस्ट पे बैठे हुए साहब ने उनको मजबूर किया और रज़ामंद किया बल्कि कि आप आके लॉन्ग मार्च की कवरेज करें, और उन्हीं के चैनल पर ये चला कि ये धक्का नहीं दिया गया। ऑन ही नहीं करते आप लोग अपने रिपोर्टर्स को, अपने सहाफ़ियों को। ये क्या बात हुई भला? और सहाफ़ती तंज़ीमें सोई रहती हैं। हमारे मुल्क में चंद लाख पाने के लिए मरना पड़ता है। चंद लाख पाने के लिए मरना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। ये अगर मुझे दुरुस्त याद है तो इसी चैनल के कैमरामैन ने खुदकुशी भी की थी, अगर मुझे दुरुस्त याद है। ये 1-2 साल पहले की बात है। उसको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी और वो स्टोरी के मुताबिक जो मुझे याद है वो गए थे अपने। ऐसे कई चैनल हैं जिन पे ये दौर गुजरा है, 9-9 महीने जी, लेकिन इनका दौर कभी गुजरा ही नहीं। और मुझे याद है कि वो गए थे अपने डीएन के पास या जिसी के पास, डायरेक्टिव न्यूज़ के पास, कहा था कि जी मेरी तनख्वाह देनी, और तो कहा कि जो कर लो कर लेना। और फिर उस बेचारे ने बिल आखिर खुदकुशी कर ली। हर एक बंदे ने लाश पर सियासत ही करनी है। जैसे अभी अबरीन कह रही थी, मैं सहाफ़ती तंजीमें भी उस वक्त नहीं आती ना, इसी वक्त आती हैं। अब हुकूमत कह रही है कि जी ये कत्ल है, ये इस पर तहकीकात होनी चाहिए। मैं हुकूमत को भी याद दिलाना चाह रहा हूँ, अगस्त 11, 2017 जब मियाँ नवाज शरीफ की मोटर रैली निकली थी जीटी रोड, वोट को इज्जत दो, जी वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो वाली, आपको याद होगा ना। बहुत, अब तो लगता है कि पता नहीं कोई 2 दहाई पहले की बात थी। तो लाला मूसा के करीब एक 9 साल की उम्र का बच्चे मियाँ साहब की मोटरकेड के नीचे आ गया था, वो जाँ बहक हो गया था। ये रहा बच्चा स्क्रीन पर। और उस वक्त मुझे याद है कि सबसे पहले कैप्टन सफदर आए थे, दमादे आला, और उन्होंने कहा था कि जी ये हमारी तहरीक जमहूरियत का पहला शहीद है। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक, और बिल आखिर उसी शाम मियाँ नवाज शरीफ ने भी ये बात की थी उन अपनी रैली पर। तो जो इस वक्त मतलब यानी एक्सप्लॉयटेशन की इंतहा है। यानी ये 9 साल का बच्चा सर पे कफन बांध के जी उसने कहा आज जी मैं शहीद होने जाऊंगा, और वो शहीद हो गया। ये इसको कहते हैं इनवॉलंटरी शहादत। हाँ, जबरदस्ती की शहादत। अभी भी मैं यही देख रहा हूँ, बल्कि इनफैक्ट एक तरह से तो अरशद शरीफ की कत्ल पर भी यही हम देख रहे हैं। ये बदकिस्मती से सिलसिला। अच्छा, एक और तुम फैक्टर देखो कि हुकूमत, सूबाई हुकूमत ने और चूँकि
मरकज़ी हुकूमत है उनमें एक मुसाबकत भी, दौड़ भी है कि कौन जी ज़्यादा हाँ, इंसानी हमदर्द नज़र आता है। तो उन्होंने 50 लाख का ऐलान किया, तो उन्होंने 25 लाख का ऐलान किया। लेकिन जो औरत मरी है, जो रिपोर्टर मरी है, उसका चैनल माली पैकेज के एतबार से बिल्कुल इस वक्त तक मुंह पे टेप लगा हुआ है कि वो कुछ देंगे भी या नहीं देंगे। पुरानी तनख्वाही देते तो बड़ी बात है, वो सिर्फ जान लेंगे, देंगे नहीं। जान देंगे। अफवाहें, झूठ, लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल बाज़ औक़ात लोगों की जान ले लेता है। और इसकी एक मिसाल हमने पिछले जुमे को कराची के एक पसमानदा इलाके मच्छर कॉलोनी में देखा, जहाँ पे 2 टेलीकॉम कंपनी के लिए काम करने वाले 2 अफराद गए एक टावर को रिपेयर करने के लिए। वहाँ पे फ़ौरन अफवाह फैलाई गई कि ये बच्चों को अगवा करने के लिए आए हैं। एक हुजूम जमा हुआ और उन्हें अपने हाथों से मार दिया। ये पूरी कार्रवाई फ़िल्म भी हुई। इसकी जो वीडियो है वो बिल्कुल दिल दहलाने वाली है कि किस तरह जुनूनियत में आके इन 2 बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया। इसके बाद पुलिस ने काफ़ी फुर्ती दिखाई और वहाँ से कोई 59 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। CCTV फुटेज के ज़रिए 15 लोगों को शनाख्त किया गया है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इस बात का नोटिस लिया है। वीकेंड पे हमने देखा कि ये जो टेलीकॉम कंपनी के लिए जो काम करने वाले थे, उनके दीगर साथियों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि हमें ना कोई सेफ्टी थी और ना ही कंपनी ने हमारा ख्याल रखा। अपना काम करे थे, लैपटॉप था, गाड़ी कंपनी की गाड़ी थी, उनके पास NRC कार्ड थे, शनाख्ती कार्ड थे, कंपनी के कार्ड थे, फिर भी बेदर्दी से उन लोगों को कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है। कंपनी वाले बोलते हैं, कंपनी वाले बोलते हैं हमारा कुछ नहीं जाए, काम करना वरना किट जमा करा के चले जाओ, अपना सामान जमा करके चले जाओ। और पीछे से बैकअप में ना मेडिसिन है ना इंश्योरेंस है, बंदा जाए तो चला जाए। मैंने अपने एडमिन से बात की, उसको मैंने बोला कि ऐसे एरिया इलाके हैं, हम जहाँ पे जाएंगे तो हमें सिक्योरिटी दी जाए। उसने बोला हम सिक्योरिटी कुछ नहीं देंगे, काम करना करो वरना किट जमा करो। ये धमकियाँ मिल रही है। तो ये कुछ इस तरह से है कि ये जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स को लेती हैं जो फिर जाके ये रिपेयर का काम करते हैं। ये जिस कंपनी की बात हो रही है, इनका नाम है नेटकॉम। तो प्रोग्राम में आने से पहले हमारी उनसे बात भी हुई, हमने उनसे रब्ता किया। हमने कहा कि इतनी शिकायत हो रही है कि आपने अपने मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। तो उनके जो HR के सीनियर मैनेजर हैं सैयद रेहान अली शाह, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, हेल्थ एंड सेफ्टी भी है। ये जो 2 मुलाजमीन जो मारे गए, हमने इनके गांव में जाके, एक का ताल्लुक नशर फ़िरोज़ से था, दूसरे का ठट्टा से था, कि हमने वहाँ पे जाके, एक का ऐमन जावेद है, दूसरे का इसाक महर है, इसाक पवर है। तो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि हमने उनको जो है मुआवजा भी दिया है, इन दोनों की तनख्वाहें भी चलती रहेंगी, इनके लवाहिकीन को मिलती रहेंगी। और उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। हमारे कोई 1000 मुलाजमीन हैं, सिर्फ कराची में नहीं बल्कि हैदराबाद, सखर, दीगर जगहों पे भी, और हम अपने तरफ से जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा एक तासुर। अच्छा, हुकूमत सिंध ने भी आज काबीना के इजलास में इन दोनों के लिए, वर्षा के लिए 50 लाख रुपए फी कस का जो है वो ऐलान किया है। आप तसव्वुर की बात कर रहे थे, तो अपनी बात मुकम्मल कर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ एक ये शिकायत जो है, जो ये मुजाहरा हुआ, वो ये थी कि ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं ये बिल्कुल ख्याल नहीं करती हैं। तो चूंकि हमने थोड़ा सा ये बात की उनसे, तो लगा कि वो उसको थोड़ा सा बैलेंस करके वो चल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ओवरऑल इनकी बात गलत नहीं है, ओवरऑल इनकी बात गलत नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर केस में भी ऐसा होता है। तो अच्छी बात है कि आप। मैंने उनसे एक्चुअली ये भी पूछा कि देखें, ये जो मच्छर कॉलोनी जैसा इलाका है, वहाँ पे जब ये जा रहे थे तो सिक्योरिटी आपने क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा देखें, जहाँ पे हमें लगता है कि सिक्योरिटी की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान में हमारे लोग जाते हैं तो हम मांगते हैं, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाके हम हर जगह तो पुलिस मोबाइल नहीं भेज सकते। ये सिक्योरिटी इशू भी नहीं था। आई मीन ये तो बेसिकली शरपसंदी थी, ये शरपसंदी थी। और ये एक चीज़ क्लियर है, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से अभी अपने इंट्रो में ही बोला है, लूज स्टॉक जानलेवा है। ठीक है, यहाँ पर तो चले एक मतलब रिवायती तरीके से अफवाहें फैली ना, किसी ने फैलाई, चाहे वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, या जाने अनजाने में, क्योंकि हम बहुत चीज़ें हम कह देते हैं और हम ये नहीं सोचते कि इनका इम्पैक्ट क्या होगा। किसी की जान भी जा सकती है। वो कहते हैं ना कि फेक न्यूज़ कैन टेक योर लाइफ। तो लिटरली यहाँ पे एग्जांपल है। मुझे याद है कि भारत में इस तरह के 3-4 केसेस थे कि व्हाट्सएप पर झूठी वीडियोज़ या कहीं और की वीडियो लगा कि आप ये एक तस्वुर पैदा हो गया कि जी यहाँ पर ना बच्चों का अगवा हो रहा है। और मुझे याद है कि एक पुलिस वाले को भी शायद कत्ल किया गया था और 4-5 बेगुनाह लोगों को भी बिल्कुल इसी तरह लिंच किया गया था। तो अब हम जो है ना, यह बड़ी एक अफसोसनाक बात है
कि हम कुछ भी पढ़ के ना हम फॉरवर्ड कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है, हमने तो फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन आपको हजूम की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ एक बंदे की जरूरत होती है जो इसको मिसयूज करे। और इसको भी जरा बाज लोगों ने लिसानी रंग देने की कोशिश की, बिल्कुल, क्योंकि जो आबादी है वहाँ पे बंगाली स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, जो मारे गए वो सिंधी स्पीकिंग थे। और हमने देखा कि हमारे अंदर, मुल्क के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो ऐसे मौक़ों को कैश करने के लिए बाहर गिद्धों की तरह सर। और हमने इसीलिए पहले दिन से ये कहा कि भाई अभी ये पता नहीं है कि इसका कोई लिसानी रंग है, हर दूसरे कत्ल को आप अगर ये रंग दोगे तो यहाँ पे तो आग और भड़केगी। ऐसा ही है। और माजी में भी हमने ये देखा है। और जिस वाक़े की शाहज़ेब अभी बात कर रहे हैं ना कि हमें कहा गया था, तो काफ़ी मैसेजेस और ट्वीट्स भी आई थी जुमे के रोज़ कि जी, और उसमें यह बड़ी अजीब समझ नहीं आई उस बात की कि आपने नाजिम जोखियों के कत्ल को इतनी बार कवर किया है, यहाँ पर 2 लोगों को मारा गया है बिकॉज दे वर सिंधी, और आप इसको कवर क्यों नहीं कर रहे? तो उस वक्त ये भी कहा था कि जी अभी चीज़ों को ज़रा देखने तो देखिए, इसलिए तो कवर नहीं किया कि वो सिंधी था। अभी नहीं, उसमें कोई लॉजिक वाला भी सिंधी था। मेरा सिंपल आर्ग्यूमेंट ये होता है कि सिंध के अंदर जो सिंधी बोलने वाले हैं वो कितने क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, औरतों के खिलाफ, कमज़ोर लोगों के खिलाफ, हारियों के खिलाफ। तो कत्ल इज़ अ क्राइम, उसको वैसे ही देखना चाहिए। और हर जो भी वारदात होती है उसमें फ़ौरन लिसानी रंग देना बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन लोगों ने अपनी दुकान भी चलानी होती है, ये हम देखते हैं और ये हम हर जगह देख रहे हैं तकरीबन। और कभी कभी ये बात सच भी होती है, कभी कभी एक लिसानी उसमें रंग होता है इस केस में, लेकिन दिस इज सिंपली केस ऑफ फेक न्यूज़ टेकिंग समवन्स लाइफ। अच्छा, ये फेक न्यूज़ का केस है, मिस्टेकन आइडेंटिटी पे भी लिंचिंग हो चुकी है इसी मुल्क में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो है इल्ज़ाम लगा के, जैसे सियालकोट की आपको लिंचिंग जो है वो याद होगी, 2 इसकी श्रीलंकन की नहीं, उससे पहले 2 बच्चों को उन्होंने उल्टा लटका के। देखें, हम आए दिन देखते हैं कि भारत में इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हम भारत को क्रिटिसाइज़ करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर जब ये वाक़यात होते हैं तो ये हमें भी अफसोस होता है कि हम सारा दिन एक सियासी धमा चौकड़ी में लगे हुए हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनसे आम मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं और उस पर हमें बात। और ये तो चले, ये तो एक बच्चे के अगवा का कत्ल था। आप किसी पर गुस्ताखी कर इल्ज़ाम लगाए और देखें कितनी जल्दी से काम होता है। हम मुख्तलिफ मेथड। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।